अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से हासिल की गई कुछ तस्वीर रिलीज़ की। इन तस्वीर से हमें कायनात के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने इस सीरीज़ में इन तस्वीर को डिस्कस करना है और आहिस्ता आहिस्ता देखना है कि इन तस्वीर से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। आज मैं एक तस्वीर की तरफ जा रहा हूँ जिसे कॉस्मिक क्लिफ कहा जाता है। आपको यहाँ पर मैं कॉस्मिक क्लिफ की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये तस्वीर आती है एक नेबुला से जिसे कहा जाता है करीना नेबुला। करीना नेबुला हमारे सोलर सिस्टम से ज़्यादा दूर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डस्ट के और गैस के बड़े बड़े बादल हैं। यहाँ पर सूरज और सितारे बनते हैं और फिर अपनी उम्र पूरी करके फटते रहते हैं। तो ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि नए सितारों को बनाती है। तो करीना नेबुला है कहाँ पर? चलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्पाइरल्स नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम सन भी नज़र आ रहा है और उससे कुछ दूर आपको NGC 3372 करीना नेबुला का एक हिस्सा दिखाया गया है, बल्कि पूरा करीना नेबुला ही आपको नज़र आ रहा है, जो कि सेजिटेरियस करीना आर्म में है। तो मिल्की वे के मुख्तलिफ आर्म हैं और उसमें से एक आर्म में जिसमें सोलर सिस्टम मौजूद है उससे कुछ दूर करीना नेबुला है। इस नेबुला की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अब हमने इस नेबुला पर गौर करना है जो कि हमारी ज़मीन से 8500 लाइट ईयर्स दूर है। इतना दूर है हमारी ज़मीन से, लेकिन अगर हम इसके गिर्द देखें कि कितना फासला है एंड टू एंड, तो ये 460 लाइट ईयर्स लंबा है। हम इसे जूम करते हैं क्योंकि हमने तो पर्टिकुलर जगह पर देखना है, तो हम 460 लाइट ईयर से जूम करते हैं और हम पहुंचते हैं 60 लाइट ईयर्स पर। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर आपको बहुत से इंटरस्टेलर क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। इस हिस्से को NGC 3324 कहा जाता है, जहां पर गहरे क्लाउड्स हैं। हम और ज़्यादा जूम करते हैं तो अब हमें ये क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ हमें स्टेलर विंड्स नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ हमें क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। वेब टेलीस्कोप ने जिस हिस्से को गौर से देखा वो सिर्फ 16 लाइट ईयर्स लंबा था। तो कहाँ पर हम 460 लाइट ईयर्स की बात कर रहे हैं जो कि करीना नेबुला बनाता है, और उसको भी जूम करते करते हम उस हिस्से पर पहुंचे जिसकी एक तरफ से रोशनी अगर चलना शुरू हो तो वो 16 लाइट ईयर्स में दूसरी तरफ पहुंचेगी। और यहाँ पर आपको तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है। ये तस्वीर इंफ्रारेड रीजन में खींची गई है। तो आपको जितनी भी तस्वीर नज़र आएंगी वो ज़्यादातर इंफ्रारेड रीजन से खींची गई होंगी, और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है उसे नियर कैम कहा जाता है, नियर इंफ्रारेड कैमरा। इस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं और इसकी तकनीकी डिटेल्स के बारे में भी बता चुका हूं। अब यहाँ पर इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको कई जगह लगेगा कि बादल छट रहे हैं, बादल वहां पर मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि उन जगहों पर आपको स्टार्स, चमकते दमकते स्टार्स नजर आएंगे। जब सितारे पूरी आबोताब के साथ चमकते हैं, क्योंकि ये वो नेबुला है जहां पर बहुत बड़े बड़े मैसिव स्टार्स हमारी मिल्की वे के प्रोड्यूस होते हैं और फिर ऐसे ऐसा ख़त्म हो जाते हैं, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस देते हैं। हमारा सूरज भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस देता है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की हिद्दत की वजह से ये गैस आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से छटना शुरू हो जाती है, और उसकी भी एक साइंटिफिक वजह है। आप देखें जहाँ जहाँ आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ आपको गैस छटती हुई नज़र आ रही है, और उसकी साइंटिफिक वजह है आयोनाइजेशन। मैं आपको यहाँ पर एक बादल दिखा रहा हूँ। तो बादल में मौजूद है मॉलिक्यूलर गैस, लेकिन जूं जूं ये बादल सितारे के करीब होते जाएंगे, सितारे आपको एक बाउंड्री पर नज़र आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक हाइड्रोजन या एटॉमिक गैस में बदलना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हाइड्रोजन के एटम आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइज करना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो आयोनाइज करेंगे तो जो जोन सितारे के करीब है वो आयोनाइज्ड जोन है, वहाँ पर आपको गैस उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो जोन सितारे से बहुत दूर है वहाँ पर आपको बादल नज़र आ रहे हैं, वो मॉलिक्यूलर जोन है, और बीच में एक ट्रांजिशनल जोन है जो कि मॉलिक्यूलर जोन से आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइज जोन की तरफ लेकर जाती है। हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप का कंपैरिजन किया जाए तो बहुत फ़र्क है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में हमें बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज नज़र आई, बहुत से ऐसे सितारे नज़र आए, स्पेशली गैलेक्सीज बहुत सी ऐसी नज़र आई जो कि हबल टेलीस्कोप में हमें नज़र नहीं आती।
और उसके साथ साथ हमें क्लाउड डस्ट और गैस डस्ट की इतनी ज़्यादा डिटेल्स नज़र आई, बहुत ज़्यादा डाटा मिला जो कि हम प्रोसेस कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया। मैंने आपको बताया था कि हमने नियर कैम के ज़रिए इस तस्वीर को हासिल किया है और इसमें हमें इस सिर्फ पोर्शन में हमें सैकड़ों नए स्टार्स नज़र आए जो कि हमें पहले नज़र नहीं आते थे हबल टेलीस्कोप की वजह से। हमें बहुत सी गैलेक्सीज नज़र आई, हमें आयोनाइज्ड डस्ट नज़र आई, हमें मॉलिक्यूलर डस्ट नज़र आई और हमने ये भी देखा कि यूवी रेस का और उनकी इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है डस्ट पर। जब ये तस्वीर ली जा रही थी तो इस तस्वीर की स्टैकिंग भी की जा रही थी और इस तस्वीर की फिल्ट्रेशन और इमेज प्रोसेसिंग भी की जा रही थी। इमेज प्रोसेसिंग कैसे की जाती है इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो इमेज हमने वेब टेलीस्कोप से लिया उसे फिर मुख्तलिफ फ़िल्टर से गुजारा गया और उन फिल्टर से निकलने वाली हर तस्वीर को इकट्ठा किया गया तो हमारे पास एक मुकम्मल तस्वीर आई। तो हमने नैरो बैंड और वाइड बैंड या ब्रॉड बैंड रेंज की वेवलेंथ्स को लिया और उनके मोनोक्रोमेटिक स्केल्स को अलग अलग फ़िल्टर से गुजारा। जो फ़िल्टर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसमें लाल रंग का फ़िल्टर भी है, ऑरेंज कलर का फ़िल्टर भी है, येलो कलर का फ़िल्टर भी है, ग्रीन कलर का, सियान का, ब्लू का, और फिर उन सारी तस्वीर को जो इन फिल्टर से निकले उनको इकट्ठा किया तो हमारे पास ये तस्वीर आई। और इस तस्वीर में नीचे अगर आप देखें तो इन पर मेंशन भी किया गया है कि NGC 3324 के रीजन की जो तस्वीर ली गई है उसमें नियर कैम के कौन कौन से फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया इस तस्वीर के लिए, मैं आपको एक और इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बतानी ज़रूरी है और वो ये है कि हमें इस तस्वीर में सोलर सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दो विंडोज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं, तो आप जो ऊंची विंडो है, जो कम विड्थ में और ऊंची विंडो है उसमें देखें तो आपको चमकते हुए सितारे नज़र आएंगे और उसके साथ साथ आपको एक उभरी हुई शक्ल नज़र आएगी। इस जगह पर सोलर सिस्टम बन रहा है, इस जगह पर एक नया सितारा जन्म ले रहा है और जब एक नया सितारा जन्म लेता है तो उसके गिर्द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनती है, उसके गिर्द पत्थर और डस्ट और गैस और आइस सारे की सारी चीज़ें उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है कि सोलर सिस्टम की पैदाइश कैसे होती है, लेकिन डस्ट और गैसेस उसके गिर्द मूव करना शुरू हो जाती है और बीच में एक सितारा जन्म ले रहा होता है और साथ साथ फिर आप बाद में प्लैनेट्स भी बनते हैं। तो ये डस्ट जेट्स भी बनाती है क्योंकि ये आकर वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन भी हो रहा था, तो ये डस्ट दूर से नज़र आती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ग्लो करती है और ये जेट्स बनाती है। तो यहाँ पर आपको जेट भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको बाव शॉक वेव भी नज़र आ रही है जो कि बाहर की तरफ निकलती हुई आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप दूसरी तस्वीर की तरफ जाएं तो वहाँ पर जो बुलेट की तरह की एक शक्ल है, बाव वेव है, वो आपको बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, वहाँ पर भी एक सोलर सिस्टम बन रहा है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बनते हैं। अब ये नौज़ायदा सोलर सिस्टम है, इनको बड़े आराम से हम जज कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने अभी तक जितनी तस्वीर देखी है वो नियर कैम से ली गई थी, लेकिन अगर नियर कैम और एक और कैमरा जिसे MIRI कहा जाता है, इस पर भी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, इसकी अगर दोनों की तस्वीर को इकट्ठा करके देखें तो हमें बहुत सी और इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हमारे काम आ सकती है। मसलन इसी तस्वीर की तरफ आते हैं और अब इन दोनों कैमरों की एक कंपोजिट तस्वीर देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर अब धुंध छट गई, बादल छट गए हैं और हमें स्टार्स नज़र आ रहे हैं। जो ब्लू कलर के स्टार्स हैं वो नॉर्मल स्टार्स हैं, लेकिन जो रेड कलर के स्टार्स और रीजन आपको नज़र आ रहा है ये वो रीजन है जहाँ पर नए सोलर सिस्टम्स बन रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप ज़मीन पर बैठ के देख रहे हैं कि आपका सोलर सिस्टम कैसे बना होगा। आप नए नए सोलर सिस्टम्स को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके गिर्द पहले तो स्टार कैसे बन रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो रहा है, फिर उसके गिर्द चीज़ें कैसे घूम रही है, फिर प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं और फिर प्लैनेट्स से आगे वो कैसे इवॉल्व कर रहा है और बड़े प्लैनेट्स छोटे प्लैनेट्स मिक्स करके नंबर ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि हमारा जब सोलर सिस्टम बना था तो 20 प्लैनेट्स थे और आज हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। तो किस तरीके से एवोल्यूशन हो रही है। नियर कैमरा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस पर मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ कि ये एक इंफ्रारेड इमेजर है, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक टाइम सीरीज़ इमेजर भी है जो कि टाइम के साथ साथ तस्वीर खींचता है। मसलन आप एक सूरज को देख रहे हैं या एक सितारे को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह इसके ग्लो करने के पैटर्न्स हैं। ये ब्राइट होता है, फिर कम, कई ऐसे सितारे हैं जो कुछ अर्से के लिए ब्राइट होते हैं और फिर बुझ जाते हैं या कम ब्राइट हो जाते हैं, अपनी ब्राइटनेस को चेंज करते हैं। स्पेशल किस्म के वेरिएबल स्टार्स होते हैं, हम उनको भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ किसी खास रीजन में, किसी खास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आ रही है, तो उसके लिए टाइम सीरीज़ कैप्चरिंग बहुत ज़रूरी होती है और इसमें ये मॉड्यूल मुकम्मल लगा हुआ है। उसके साथ साथ नियर कैमरा एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो इंफ्रारेड रेडिएशन हम तक आ रही है, जो रेडिएशन हम तक आ रही है उसके वेव फ्रंट्स को सेंस करता है और उसके ज़रिए ये मिरर्स को एडजस्ट करता है, प्राइमरी मिरर्स को और बाकी मिरर्स को एडजस्ट करता है ताकि मुकम्मल तौर पर फोकस किया जाए उस सेलेस्टियल बॉडी की तरफ जो कि हम देख रहे हैं। तो ये हमें फोकसिंग के लिए भी और मिरर एडजस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद देता है। मैंने आपको टाइम सीरीज़ इमेजिंग के बारे बता दी। यहाँ पर जो बैंड हम यूज़ कर रहे हैं वो 0.6 माइक्रोन विजिबल रेड से लेकर 5 माइक्रोन्स मिड इंफ्रारेड रेंज के बीच में हम बैंड यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर रहे हैं जिसे क्रोनोग्राफ कहा जाता है, और इसमें हम सूरज या किसी भी सितारे के गिर्द एक डिस्क रखते हैं ताकि उसके गिर्द जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो हमें नज़र आए और वो स्टार, उसकी जो रोशनी है वो छुप जाए। इस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और आपको पहले भी ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता चुका हूँ। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी नियर कैम का हिस्सा है, जिसमें क्रोनोग्राफ भी है, जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर भी है, जिसमें कैमरा भी है। और उसके साथ साथ अब हमने जो पहली तस्वीर डिस्कस की है वो तस्वीर थी कॉस्मोस के क्लिफ्स की, उनकी पहाड़ियों की, जो कि हमें खला में नज़र आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तस्वीर के बारे में डिटेल्स पसंद आई होंगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।